बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्पिरिट कॉलेज मियावाली। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 8 ऑफ चैप्टर 5 दैट इज़ लाइफ साइकिल ऑफ HIV। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था बेटा वैरायटी ऑफ लाइफ। ठीक है, वैरायटी ऑफ लाइफ में आज हमने डिस्कस करना है लाइफ साइकिल ऑफ HIV। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि HIV है जो हमारे पास ये क्या चीज़ है। HIV बेसिकली रेट्रोवायरसेस के ग्रुप से बिलोंग करने वाला एक वायरस है। ठीक है, दैट स्टैंड्स फॉर, ये बेसिकली इसकी एब्रीवेशन है यहाँ पर, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, HIV जो कि बेसिकली आपके पास एक RNA वायरस है। ठीक है, अब बेटा जो HIV वायरस है ये कौन सी डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, अब ये बेटा एड्स कॉजिंग वायरस हम इसको कहते हैं। ठीक है, एड्स कॉज करेगा। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एड्स क्या चीज़ है। ठीक है, एड्स कौन सी डिज़ीज़ है हमारे पास। अब एड्स जो है इसके बारे में हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, डिज़ीज़ कंट्रोल के अंदर, पंजाब टेक्स्ट बुक की बात कर रही हूँ। एड्स जो है बेसिकली दोबारा से एक एब्रीवेशन आ गई है दैट स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब बेटा बेसिकली एड्स जो है आपके पास, ये तो आप यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि ये डिज़ीज़ नहीं है। ठीक है, ये सिंड्रोम है। अब बेटा हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू टर्म्स। जब हम डिज़ीज़ की बात करते हैं ना वो कोई एक स्पेसिफिक होती है। ठीक है, जब आप सिंड्रोम की बात कर रहे होते हैं तो सिंड्रोम के अंदर देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ेस। ठीक है, बहुत सारी बीमारियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली फिर सिंड्रोम के केस में सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा अपीयर होती हैं इंडिविजुअल के ऊपर। अब वो कहते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब आपके इम्यून सिस्टम के अंदर कोई डेफिशिएंसी आ गई, आपकी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है जब वो कमज़ोर हो जाएगा ना, ठीक है, तो आपका जो बॉडी है या इंडिविजुअल है वो एक ख़ास किस्म की सिंड्रोम जो है वो उसको एक्वायर करेगा। एक्वायर्ड का मतलब होता है हासिल करना। ठीक है, यानी इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी की वजह से मुख्तलिफ डिजीज़ का आपके ऊपर अटैक क्या कहलाते हैं, एड्स कहलाते हैं। अब वो कहते हैं इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। ठीक है, अब वो कहते हैं सबसे पहले इसको ग्रुप ऑफ फिजिशियंस थे हमारे पास, उन्होंने 1980s में यंग मेल्स के अंदर इसको दिया था। ठीक है, यानी कि एक स्पेसिफिक जेंडर के अंदर जो है और एक स्पेसिफिक एज के अंदर जो है ये इस चीज़ को रिपोर्ट किया गया था। अब जब हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो ऑब्वियसली बेटा जब हमारे पास ये डिज़ीज़ नहीं है, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज़, तो इसकी फिर सिम्टम्स भी ज़्यादा होंगी। ठीक है, यानी इट विल शोज़ द कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स। अब सबसे वन ऑफ द मोस्ट बेसिक सिम्टम जो इसकी होती है ना, ठीक है, दैट इज़ फीवर। रेगुलर इंटरवल पे जो है आपको इंटेंसिटी के साथ फीवर होता रहता है। ठीक है, वो दिन और रात के हवाले से हम बात करते हैं जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है। स्फीयर नमूनिया, रेयर वेस्कुलर कैंसर। ठीक है, रेयरली मतलब ऐसा भी होता है कि आपके जो वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाने वाले कंपोनेंट्स होते हैं वो समटाइम्स कैंसरस हो जाते हैं, वो सेल्स कैंसरस हो जाते हैं। ठीक है, सडन वेट लॉस, कोई भी इंडिविजुअल जो कि इस डिज़ीज़ से सफ़र कर रहा होगा, ठीक है, माइट बी अ चांस कि उसका जो वेट है वो बहुत तेज़ी से लॉस हो रहा होता है। ठीक है, अब तेज़ी से वेट का लॉस होना बेटा कोई नॉर्मल कंडीशन कंसिडर नहीं होती है हमारे पास। नॉर्मली इस तरह नहीं होता कि बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो वेट कम होना शुरू हो जाए। ठीक है, स्वोलन लिम्फ नोड्स। अब स्वोलन लिम्फ नोड्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा आपको इसके लिए थोड़ा सा नहीं बल्कि अच्छा खासा आप लोगों को इसके लिए वेट करना पड़ेगा। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो है आप इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास चैप्टर 14 जो आपका फर्स्ट ईयर का लास्ट टॉपिक है उसका सेकंड लास्ट टॉपिक होगा ये। ठीक है, अब बेटा लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि बेसिकली हमारे पास सिस्टम है तो कंप्राइजेस, यानी दिस लिम्फेटिक सिस्टम कंप्राइजेस लिम्फ, यानी ये ख़ास किस्म का फ्लूइड, साथ में लिम्फ वेजल्स जिनके अंदर वो फ्लूइड मूव करता है, और जगह जगह पे वहाँ पर होते हैं लिम्फ नोड्स। ठीक है, जो कि बेसिकली डिफरेंट जो डिफेंस में काम करने वाले सेल्स होते हैं, ठीक है, या फिर लिम्फेटिक सिस्टम को प्रोड्यूस करने वाले जो मटेरियल्स होते हैं उनमें ये रोल प्ले कर रहा होता है। तो अब वो कहता है कि आपके पास स्वोलन लिम्फ नोड्स होते हैं, मतलब कि लिम्फ नोड्स जो है ना इसमें स्वेल कर जाते हैं। अब क्या दोबारा से कोई कैंसर वाली चीज़ होगी कि क्या सेल्स जो हैं वो वहाँ पे अनकंट्रोल्ड डिवीजन करेंगे जिसकी वजह से नोड्स जो हैं वो स्वेल हो जाएंगे। ठीक है, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, डिफेंस सिस्टम में रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ऑब्वियसली आपका डिफेंस सिस्टम डिस्टर्ब होगा या आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होगा, एंड जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शंस। ठीक है, अब आपका इम्यून सिस्टम जो है उसका काम क्या होता है, इम्यून सिस्टम का काम होता है बॉडी का डिफेंस करना। ठीक है, जब हम लाइन ऑफ डिफेंस की बात करते हैं हमारे पास, तो ये लाइन ऑफ डिफेंस 3 होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली इम्यून सिस्टम जो है आपके पास ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम करता है, यानी कि आपके जो ब्लड के सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, और उसके बाद जो है ये आपके अंदर इम्यूनिटी या आपका इम्यून सिस्टम क्या करता है बेटा, ये फॉरेन इन्वेडर्स,
बाहर से आने वाली कोई भी ख़तरनाक चीज़ जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है बेटा, उनको ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज़ करते हैं, ठीक है। ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं, उसके बाद उसको रिकॉग्नाइज़ करके उसको किल कर देते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि ये जो एड्स का वायरस है, ये जब अटैक करता है तो ये आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स को डैमेज कर देता है, ठीक है। अब इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो तो बेटा ख़ुद जो है वो फॉरेन इन्वेडर्स को डिटेक्ट ही नहीं कर सकेगा। कोई भी चीज़ जो बाहर से आ रही है, ठीक है, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, तो ऑब्वियसली वो तो आपके सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब हर तरह का वायरस और हर तरह का बैक्टीरिया जब आपकी बॉडी में आएगा, इट मीन्स कि मुख्तलिफ डिजीज़ एट ए टाइम आपके अंदर अपीयर हो सकती हैं, ठीक है। तो वो यही बात तो कर रहा है कि एड्स जो है बेसिकली आपके पास इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ेस, ठीक है। तो आई होप सो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस चीज़ का आ गया होगा कि ये जो है किस तरह से इम्यून सिस्टम के लॉस होने की वजह से बेसिकली ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उसको फेस करना पड़ेगा किसी भी इंडिविजुअल को। डिज़ीज़ के ऑनसेट की अगर हम बात करते हैं, सो ऑल ऑफ द दीज यंग पेशेंट्स वर होमोसेक्सुअल्स, ठीक है। मतलब जब देखा गया, जब रिपोर्ट हुआ एड्स, तो होमोसेक्सुअल थे, मतलब कि सेम जेंडर से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल थे, जैसे उसने मेल का जिक्र किया, ठीक है, यंग मेल। सून आफ्टर द डिज़ीज़ वॉज डिस्कवर्ड, उसके बाद जो है ये इसको अपोजिट जेंडर में भी इनको नज़र आई ये डिज़ीज़, तो फिर ऑब्वियसली उसके काजेज़ भी डिफरेंट होते गए, ठीक है। होमोसेक्सुअल्स के अंदर जब देखा तो उसका काज कुछ डिफरेंट था। उसके बाद नॉन होमोसेक्सुअल्स के अंदर जब ये रिपोर्ट हुआ तो रीज़न ये सामने आई कि रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो इसका कॉज बन सकती है, ठीक है। सो कॉजेटिव एजेंट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इनको जो है वो आइडेंटिफाई किया गया 1984 में, ठीक है। देन उसके बाद 1986 में जो है ये इसको नाम दिया गया, यानी एड्स जो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ उसके लिए। अब बेटा नेक्स्ट उसमें जब आप देखें तो ये थोड़ा सा आपकी बुक में अब डायग्राम मौजूद नहीं होगी, ये मैंने आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा कलरफुल डायग्राम जो है इसके अंदर एडअप करने की कोशिश की है। अब बेटा इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इसके सेंटर में जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ना, ठीक है, येलो कलर में, येलो कलर में आपको यहाँ पर जो बेटा चीज़ नज़र आ रही है दैट इज़ क्या है, आपके पास आरएनए है, ठीक है। और आरएनए के आपको 2 स्ट्रैंड्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद बेटे जो आपको डॉट्स की फॉर्म में यानी बॉल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, एक ऑरेंज कलर में और एक लाइट ग्रीन कलर में है। बेसिकली ये आपके पास क्या है, दीज आर एंजाइम्स, ठीक है। ये कौन से एंजाइम्स हैं बेटा, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, जिसके बारे में हमने रेट्रोवायरसेस के अंदर पढ़ा था। रेट्रोवायरसेस को हमने क्या कहा था कि आरएनए ट्यूमर वायरसेस हैं, इट मीन्स कि 2 स्ट्रैंड्स आरएनए के आपको येलो कलर में नज़र आ रहे हैं। साथ साथ उसने कहा था कि ये जो हमारे पास वायरसेस हैं ये ख़ास किस्म का एंजाइम कंटेन करते हैं जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं, ठीक है। यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स करने वाला। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या थी, डीएनए से आरएनए का बनना, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी बेटा, आरएनए से डीएनए का बनना, ठीक है। अब ये एंजाइम और ये 2 स्ट्रैंड्स, 2 एंजाइम्स और 2 स्ट्रैंड्स मौजूद हैं कहाँ पर बेटा, ये आपके पास इस वायरस का यानी HIV का कोर रीजन बना रहे हैं, सेंट्रल रीजन बना रहे हैं, इनर पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पर्पल कलर में जो नज़र आ रहा है ऑब्वियसली वो क्या चीज़ है, वो कैप्सिड है, मेड अप ऑफ कैप्सोमेयर्स, जिसको हम कोड प्रोटीन कहेंगे। अब एडिशनल बाउंड्री आपको नज़र आ रही है रेडिश कलर में, दैट इज़ रेफर टू एज HIV एनवेलप, ठीक है। यानी थर्ड कंपोनेंट हमारे पास आ गया, इट मीन्स कि ये आरएनए वायरसेस भी हैं और साथ में ये एनवेलप्ड वायरसेस हैं। उसके बाद अब बेटा ग्रीन कलर में आपको जो है वो जगह जगह पर स्पाइक्स से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनके लिए हम स्पाइक का वर्ड ही यूज़ करते हैं, एनवेलप के ऊपर मौजूद होते हैं ये, ठीक है। अब इनका बेटा क्या काम होता है इस चीज़ को हम देख लेते हैं। अब साइड पे करके जो की टर्म्स इसने बताई हुई हैं, इसने कहा है कि जो आपके पास HIV का वायरस है ये इतना सिंपल नहीं है, ठीक है, जितना कि हम जनरल डिस्क्रिप्शन के अंदर देख आए थे कि वायरस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, तो ज़्यादा चीज़ें हैं बेसिकली इसके अंदर जो मैंने आपको बता दी हैं सारी 1 बाय 1, ठीक है। अब ये डायग्राम बेसिकली आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। तो आई होप सो आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आएगा कि ये एक्चुअली स्फेरिकल शेप होता है ना, ओवल शेप होता है, यानी जैसे हम कहते हैं बॉल लाइक होता है, ठीक है, बॉल की तरह होता है। तो उसके ऊपर जो है वो स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं एनवेलप के ऊपर, ठीक है। एनवेलप ओपन करेंगे तो क्या चीज़ होगी, वहाँ पर कैप्सिड होगा और फिर सेंटर में जो आपके पास आरएनए और 2 जो आपके पास एंजाइम्स के सब यूनिट यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस मौजूद होंगे, ठीक है बेटा। अब वो कहते हैं कि इसका होस्ट कौन होता है, आप ज़रा ये बताएं कि HIV वायरस जो है ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होगा। बेटा जब हम इसकी प्रेजेंस की बात करें ना तो ये प्लांट्स में नहीं होता, ये बेसिकली एनिमल वायरस है HIV वायरस, ठीक है। अब बेटा किसी भी सरफेस पे किसी वायरस का मौजूद होना और उस इंडिविजुअल को अफेक्ट करना ये अलग अलग बातें हैं। इट मीन्स कि आपके पास एनिमल्स के ऊपर अगर ये वायरस है तो आपको ऐसे एनिमल्स भी नज़र आएंगे जिनके ऊपर ये वायरस मौजूद होगा लेकिन उन पे अटैक नहीं करेगा,
ठीक है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। सो HIV वायरस की प्रेजेंस के हवाले से जब हम बात करते हैं ना कि मौजूद होता है, तो मौजूद बेटा ये अदर देन ह्यूमन बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर हो सकता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जैसे हम पिग की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम बैट्स की बात करते हैं, उनके अंदर मौजूद होता है, मंकी में मौजूद होता है HIV वायरस, लेकिन ह्यूमन में भी मौजूद होता है। अब बेटा इन चारों में जब हम बात करते हैं प्रेजेंस की और इन्फेक्शन की, तो बेटा प्रेजेंट तो चारों में हो सकता है, लेकिन इन्फेक्शन किसको करेगा? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन को करेगा, ठीक है। अब वो कहते हैं कि फिर होस्ट कौन हुआ HIV का? होस्ट तो फिर उसका ह्यूमन हुआ ना, क्योंकि रेप्लिकेट तो ये ह्यूमन में ही जाके कर सकता है, बाकियों में तो ये क्या है, क्रिस्टल लाइक एक्ट करेगा और कोई नुकसान भी नहीं करेगा। अब बेटा वो कहता है कि ठीक है, अगर ह्यूमन इसका होस्ट है तो फिर क्या ये हर तरह के सेल को हमारी बॉडी में इफेक्ट करेगा? नहीं, कहता है ना सिर्फ ये होस्ट स्पेसिफिक है बल्कि ये वायरस सेल स्पेसिफिक भी है, ठीक है। यानी आपकी बॉडी के हर सेल को ये इन्फेक्ट नहीं करेगा। क्या करेगा? मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय HIV इज़ हेल्पर T लिम्फोसाइट सेल। हेल्पर T लिम्फोसाइट आपके पास इम्यून सिस्टम के अंदर काम करने वाले वाइट ब्लड सेल्स हैं, विच इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। T लिम्फोसाइट, हेल्पर T लिम्फोसाइट सेल्स। अब बेटा एज द HIV इन्फेक्शन कॉन्टीन्यूज इन द होस्ट, द डिक्रीज ऑफ द हेल्पर T लिम्फोसाइट रिजल्ट्स इन द फेलियर ऑफ इम्यून सिस्टम। अब बेटा जब इनका पोटेंशियल डिक्रीज होता है, या मतलब इनके ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है जब, या हेल्पर T लिम्फोसाइट्स बॉडी का डिफेंस कर रहे हैं, अगर इनका नंबर कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है बेटा वायरस ने इसके ऊपर अटैक किया तो इनका नंबर तो कम हो जाएगा ना, ठीक है। क्योंकि वायरस ने क्या करना है, जैसे इसने बैक्टीरिया के साथ किया था कि इसके सेल के अंदर जाएगा, हेल्पर T लिम्फोसाइट के अंदर उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी पे काबू करेगा, अपनी प्रोटीन्स बनाएगा और बहुत ज़्यादा तादाद में बाहर निकलेगा और आहिस्ता आहिस्ता सारे ब्लड के अंदर मौजूद हेल्पर T लिम्फोसाइट्स को ख़त्म करता जाएगा। तो इस तरह से रिजल्टेंट इम्यून सिस्टम जो है क्या हो जाएगा बेटा? वीक हो जाएगा, ठीक है। तो वीक इम्यून सिस्टम वाला जो पर्सन होता है बेटा, ही और शी विल बिकम मोर ससेप्टेबल टू अदर डिजीज़। मतलब कि जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है ना, वो मुख्तलिफ तरह की बीमारियों के लिए ज़्यादा हसास होता है, ठीक है। ये बेटा कोविड-19 में भी हमने कोरोना के हवाले से भी यही बात की थी कि कोरोना जो है उसमें किन इंडिविजुअल्स को ज़्यादा अफेक्ट किया है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक था, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो कम से कम डिजीज़ जो हैं वो अटैक करती हैं, क्योंकि हमारे जो हेल्पर ये जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है ये पोटेंशियल होता है कि वो किसी भी चीज़ को जो है वो तेज़ी से किल कर देंगे फॉरेन इन्वेडर के तौर पे, जिसको भी उन्होंने डिटेक्ट किया, ठीक है बेटा। अब सेल्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन ऑल्सो भी इन्फेक्टेड बाय HIV, ठीक है। अब बेटा हेल्पर T लिम्फोसाइट्स के बाद जो है हमारे पास ये CNS के सेल्स आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि नर्व सेल्स की बात करें। रिसेंट स्टडीज़ ऑन HIV रिवील दैट द वायरस इन्फेक्ट्स एंड मल्टीप्लाइड्स इन मंकी बट डज नॉट काज डिजीज़ इन दैम, ठीक है। अब वो कहते हैं कि क्रिस्टल लाइक बिहेव कर रहा है, वैसे तो नॉन लिविंग सरफेस पे मौजूद होगा, लिविंग थिंग्स में अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो मौजूद होगा, मंकी में मौजूद होगा, लेकिन वहाँ पर एड्स कॉज नहीं करेगा, ठीक है। सो बेटा हम इसको होस्ट स्पेसिफिक जो है वो किस सेंस में कह रहे हैं, आपको इस चीज़ का थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि होस्ट स्पेसिफिक टर्म का क्या मतलब है, ठीक है। यानी कि कोई भी जो टिपिकल वायरस होता है ना, वो सारे के सारे लिविंग थिंग्स को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है, स्पेसिफाई होता है थोड़ा सा। नेक्स्ट इज़ बेटा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि ये जाता कैसे है, क्या ये डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू जा सकता है एनवायरनमेंट से, या क्या इसका सीन होता है, ठीक है। अब बेटा ये आपने पढ़ा था एड्स की कॉजेज़ के अंदर, ठीक है। एड्स की कॉजेज़ आपको बताई गई थी कि बेटा रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाती है, रॉन्ग सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए से जा सकता है, ठीक है। अब वो एड्स की बात कर रहे थे हम, ऑब्वियसली एड्स काज कौन कर रहा है? HIV कर रहा है ना, इट मीन्स के रॉन्ग सेक्सुअल कांटेक्ट से जा सकता है ये, ठीक है, रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जा सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो इसके हवाले से जो है मुख्तलिफ तरह की जो अवेयरनेस प्रैक्टिसेस हैं वो हो रही होती हैं, ठीक है। अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? ऑब्वियसली बेटा जो इसका काज था यानी कि रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, तो आप उससे अवॉइड करें तो एड्स नहीं होगा, ठीक है बेटा। रॉन्ग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से अवॉइड करें तो नहीं होगा। इसी तरह से बेटा कंटेमिनेटेड जितने भी तरह के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत लीडिंग कॉज बनते हैं एड्स का, ठीक है। तो बेटा अगर उसको जो है वो आप प्रॉपरली स्टरलाइज करके यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आप जो है वो इस चीज़ से बच जाएंगे, ठीक है। सो प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर जितनी भी तरह की इसकी कॉजेज़ हैं ना, उन कॉजेज़ से अगर आप बचेंगे, मतलब अवॉइड करेंगे उन चीज़ों से, तो ऑब्वियसली आप जो है HIV वायरस के अटैक से बच सकते हैं, ठीक है। अब बेटा इसका लाइफ साइकिल के हवाले से अगर मैं बात करूँ ना, तो लाइफ साइकिल भी इसका बिल्कुल उसी तरह से 4 स्टेजेस पे कंप्लीट होता है जैसे बैक्टीरियोफेज का हो रहा था, ठीक है। यानी सबसे पहले अटैचमेंट होगी होस्ट के साथ। अब होस्ट कौन होगा?
हेल्पर टी लिम्फोसाइट, यानी कि ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर होगा, ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड में बाकी सारे सेल्स को छोड़ देगा, वाइट ब्लड सेल में हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल के ऊपर जाएगा। अब बेटा क्वेश्चन ये रेज होता है यहाँ पर कि उसने ब्लड के बाकी सेल्स को क्यों छोड़ दिया, या उसको कैसे पता चला है कि ये जो है ये इसका ससेप्टेबल सेल है या इसके अंदर जो है ये जा सकता है, बाकियों के अंदर क्यों नहीं गया। अब बेटा हर जो आपके पास होस्ट का सेल होता है ना, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक खास किस्म का सीक्वेंस मौजूद होता है। दैट सीक्वेंस इज़ बेसिकली नोन एज रिसेप्टर साइट, ठीक है, जो कि कोई भी आपके पास जो स्पाइक्स होती हैं ना वायरस के ऊपर, ठीक है, वो उस रिसेप्टर साइट को रिकॉग्नाइज करती हैं, ठीक है, मतलब सीक्वेंस मैच होता है उसके साथ, तो वो सरफेस पे जो है जाके अटैच हो जाता है। अब बेटे हमारे पास जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट होता है ना, उसके ऊपर CD4 रिसेप्टर साइट होती है। CD4 रेफर्स टू कैपिटल CD4, CD4 साइट रेफर्स टू बेटा क्लस्टर्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, यानी हमारा जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है उसके ऊपर एक ख़ास किस्म की साइट मौजूद होती है जिसको हम CD4 साइट कह रहे हैं हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। उस रास्ते से जो है, यानी उस पॉइंट पे ये वायरस जो है ये जाके अटैच होगा हमारे सेल के साथ, ठीक है। इस स्टेप को हम क्या कहेंगे, अटैचमेंट कहेंगे। और बेटा इस चीज़ को प्रोसीड किसने करवाया, जो हमारे पास HIV वायरस के ऊपर मौजूद स्पाइक्स थी, ग्रीन कलर के नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स की मदद से जो है इसको अटैचमेंट प्रोवाइड की गई है होस्ट के सेल के साथ, ठीक है। अब बेटा वो कहते हैं कि होस्ट का जो स्पाइक्स हैं, जो एनवेलप है या जो कोट है, इसका तो ऐसे कोई काम नहीं है अंदर, ठीक है। इट मीन्स कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो RNA का अंदर जाना है। तो आपको पता है कि कोर के अंदर जो RNA मौजूद है, ठीक है, और उसके साथ जो 2 एंजाइम्स मौजूद हैं, दोनों एक जैसे एक्चुअली कॉपीज़ हैं, ठीक है, मतलब 2 कॉपीज़ जाती हैं, तो वो RNA और जो एंजाइम है ना वो दोनों चीज़ें अंदर चली जाएंगी। अब आपकी बुक यहाँ पे शो कर रही है कुछ स्पाइक्स को भी सेल के अंदर शो कर रही है, ठीक है। तो अब बेटा बेसिकली ऐसा होता है कि स्पाइक्स अंदर जाती नहीं है या एनवेलप का कोई हिस्सा अंदर जाता नहीं है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि अंदर अगर इन्फॉर्मेशन जा रही है, एंजाइम जा रहा है और RNA जा रहा है, तो वो सारा काम खुद ही कर लेगा ना, ठीक है। तो स्पाइक्स और जो एनवेलप होते हैं ना वो यूजुअली बाहर रह जाता है, ठीक है, लेकिन उसके कुछ जो हम कहते हैं सब यूनिट्स अंदर भी जा सकते हैं होस्ट के सेल के अंदर। अब बेटा वहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही RNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट के सेल के अंदर पहुँचते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर पहुँचते हैं, तो बेटा वो आपके पास जो एंजाइम है ना वो अपनी एक्टिविटी शुरू कर देता है, ठीक है, यानी कि वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी बेटा, RNA से DNA का बनना। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, DNA से RNA का बनना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, वो RNA अब DNA में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब बेटा उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से पहले एक स्टैंड कॉपी होगा, फिर दूसरा होगा, ठीक है। जब एक स्टैंड DNA का होगा, एक RNA का होगा, तो ऑब्वियसली उसको RNA DNA हाइब्रिड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज पे आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री DNA बन जाएगा, ठीक है, यानी कि दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो DNA के बन जाएंगे। अब बेटा वो जो cDNA है, कॉम्प्लीमेंट्री DNA है, उसके स्ट्रैंड्स जो हैं ये होस्ट के न्यूक्लियस में दाखिल होंगे। पहले साइटोप्लाज्म के अंदर आए थे ना, साइटोप्लाज्म के अंदर RNA से DNA बन जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसीलिए वो साथ लेकर आया था, क्योंकि साइटोप्लाज्म के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं है ना, इसलिए वायरस बहुत समझदार होता है, वो लेकर आया है साथ, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर DNA बन गया। अब DNA जो है ये होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। होस्ट के न्यूक्लियस में जाके, होस्ट के न्यूक्लियस में हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ होती है बेटा, DNA होता है ना, ठीक है। तो बाहर से भी DNA आ रहा है, तो ये DNA जो है ये बड़े आराम से जाके हमारे DNA का कंपोनेंट बन जाएगा, यानी वायरस का DNA जो है अब हमारे DNA का कंपोनेंट बन जाएगा। और वहाँ पर एक ख़ास किस्म का एंजाइम यूज़ होगा जिसको बेटा हम इंटीग्रेज कहते हैं, ठीक है। अब बेटा ये कंडीशन हमारे पास कौन सी बन गई है, ये प्रो वायरस बन चुके हैं। जैसे हमने प्रोफेज की बात की थी ना, लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर जब बैक्टीरिया का DNA जो है उसने वायरस के DNA को, बैक्टीरियोफेज के DNA को अपना हिस्सा बनाया था, तो उसको हमने क्या कहा था, प्रोफेज कहा था। अब यहाँ पे हम प्रो वायरस किसको कह रहे हैं, इसी को कह रहे हैं बेटा कि हमारा जो DNA होगा ना वो जब इनकॉर्पोरेट कर जाएगा उसके साथ वायरस का DNA, तो वो प्रो वायरस बन जाएगा, ठीक है। अब बेटा जब हमारा DNA, आपको पता है कि हमारा DNA न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेट करता है, ठीक है, साथ साथ बेटा ट्रांसक्राइब भी होता है, मतलब हमारे DNA से RNA भी बनता है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारे अब न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हमारे एंजाइम्स को यूज़ करेगा कौन बेटा, होस्ट का जो वायरस का DNA होगा, ठीक है, और वो उस DNA से क्या बनाएगा, RNA बनाएगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन करेगा। इसने बाहर ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं किया, एंजाइम नहीं था ना,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम तो ये साथ लेके आया था, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर होती है बेटा, ठीक है। तो इसलिए अब जो है ये डीएनए की फॉर्म में अंदर आया था और वहाँ से जो है ये आरएनए बनाएगा न्यूक्लियस के अंदर मौजूद एंजाइम्स को यूज़ करके, ठीक है। अब बहुत सारे आरएनएस जो हैं वो बाहर निकलेंगे, यानी दोबारा न्यूक्लियस से बाहर किधर आएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर आएंगे, ठीक है। अब वो जो आरएनए होंगे वो बेटा हमारे सेल के जो राइबोसोम्स होंगे ना उनके ऊपर काबू करेंगे और प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। अब बेटा ये अगर आप खुद इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि अगर ये वायरस का आरएनए है तो ऑब्वियसली वायरस की ही प्रोटीन्स बनाने को कहा जाएगा ना हमारे राइबोसोम्स को। तो अब देखें हमारा अपना सिस्टम हमारे खिलाफ हो रहा है, हमारे सेल के राइबोसोम्स अब बजाय इसके कि हमारी प्रोटीन्स बनाएंगे वो किसकी प्रोटीन बना रहे हैं, वो बेटा वायरस की प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह बहुत ज़्यादा तादाद में जो है आरएनए की कॉपीज़ बाहर निकलेंगी, ठीक है। और राइबोसोम्स के ऊपर काबू करके, आपको पता है थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, तो वो तेज़ी से कॉपीज़ बनाते हैं, मतलब कि कैप्सिड प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। अब दो प्रोटीन्स जो हैं, दो चीज़ें जो हैं अब वायरस के अंदर बन चुकी हैं। कौन कौन सी, मतलब कि आरएनए भी आ गया है उसके कोर के अंदर और आउटर कोट के अंदर जो है प्रोटीन भी आ गई है। अब बेटा बहुत ज़्यादा तादाद में ये वायरसेस जो हैं जब ये इकट्ठे होंगे होस्ट के सेल के अंदर तो ऑब्वियसली होस्ट का सेल बर्स्ट करेगा, ठीक है। अब बेटा जब बर्स्ट करेगा ना, फटेगा, ठीक है, तो ये जो वायरसेस होंगे ना ये बाहर निकलेंगे। अब बेटा जो होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टुकड़े हो जाएंगे जब ये फटेगा। कोई भी चीज़ जब बर्स्ट करती है, बैलून है ना बेटा, बैलून जो है जब बर्स्ट करता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं ना, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि जो आपके पास सेल होगा ना उसके जब टुकड़े होंगे तो भी वो जो छोटे छोटे कंपोनेंट होंगे ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले, ठीक है, तो वो क्या बना देंगे, वो एक्चुअली अब एनवेलप बना देंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो अब समझ में आ रही है आपको बात कि एनवेलप कहाँ से बनेगा। पीछे उसने स्टेटमेंट दी थी ना कि होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप बनाएगी, तो बेटा कैसे बनाएगी, इतना बड़ा सेल था ना, ठीक है, ह्यूमन सेल की बात हो रही है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तो बहुत सारे टुकड़े हुए होंगे जब सेल बर्स्ट करेगा, तो बेटा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टुकड़े जो हैं ये रैप हो जाते हैं इन वायरसेस के ऊपर जो कि एनवेलप की फॉर्म में इसके ऊपर अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। और एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए से जो है आपके पास बहुत ज़्यादा तादाद में वायरसेस हमारे ब्लड के अंदर रिलीज़ होते हैं और इस तरह से वन बाय वन वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करते जाते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को अल्टीमेटली वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ेज़ जो है हमारे ऊपर अटैक करती हैं। अब ये जो डायग्राम है बेटा ये इसका थोड़ा सा टेक्स्ट इसमें क्लियर नहीं हो रहा था, तो इस वजह से मैंने प्रीवियस डायग्राम ऐड की थी, यानी मैंने इसको चेंज किया था, तो सेम डायग्राम है, इसको आपने देख लेना है। सो HIV का लाइफ साइकिल बेटा उसी तरह से 4 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहे हैं आपके पास, ठीक है, इसको आपने पढ़ लेना है। तो इसमें लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन होगी तो हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।